सदर ममलकत की तरफ से भी तारीख का ऐलान आ गया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि नहीं बहस है जी ये गलत है। और जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख तो उन्होंने दी है। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, कौन सही है कौन गलत है? वो उन पर वाजिब और लाजिम हो गया कि वो सेक्शन 57(2) इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वो जो है इलेक्शन की तारीख दें। कायरा साहब का मौक़िफ़ ये है कि 52B की वायलेशन प्रेसिडेंट ने कर दी है। बिना पढ़े वो फतवे देना शुरू कर दिए हैं हमने। ये उनकी जाती राय होगी, जाती राय का मैं एहतराम करता हूँ। नैब को होना ही नहीं चाहिए स्क्रैच से। डू यू बाय दैट आर्गूमेंट के वाकई नैब को डिसॉल्व ही कर दें अगर इतना ज़्यादा लिमिट कर दिया उनको? तो नैब तो बना ही इदारा इम्तियाज के लिए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि आर्टिकल 6 लग जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर अगर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट किया। नहीं, ये इसमें कोई आर्टिकल 6 नहीं लगता उसे। आर्टिकल 6 कहाँ लगता है मैं आपको बता दूं। जब आप एक हुकूमत को खत्म कर देते उसकी जगह आईनी हुकूमत की जगह खुद बैठ जाते हैं तो आप पे आर्टिकल 6 लगता है। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पिछले माह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। हाथ में कुरान पाक उठाए एक बेबस खातून अपनी और अपने ख़ानदान की जान बचाने की दुहाइयाँ दे रही है। वीडियो में इस मजलूम का कहना यह है कि वो और इसका ख़ानदान बलूचिस्तान के एक सूबाई वजीर की निजी जेल में कैद है, जहाँ इसकी बेटी को तशद्दुद के साथ ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। ऐवान बाला में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी ये मामला उठाया, लेकिन इस 13 जमाती तजर्बाकार हुकूमत के कानों पर जू तक न रेंगी और आज इस खातून और 2 जवान बेटों की लाशें मिल गई। इस खातून और इसकी 2 जवान बेटों की लाशें मिलने के बाद इस अंधेर नगरी और दर्द भरी कहानी को सुनकर आसमान का भी कलेजा फट जाए, मगर इस तजर्बाकार हुकूमत को जरा फर्क नहीं पड़ा। मरीम नवाज खुद को दुख्तर पाकिस्तान कहती हैं और कैद में खुद से रवा रखे जाने वाले सलूक को जुल्म करार देती हैं। मेरा उनसे और उनके चचा की हुकूमत से सवाल है कि क्या ये मजलूम खातून पाकिस्तान की बेटी नहीं? इस खानदान के साथ इस बर्बरियत का हिसाब कौन देगा? क्या इस बेबस खानदान को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? मगर सितम बाला सितम यह है कि इस हुकूमत की तरजीहात ही कुछ और हैं और ये 13 जमाती टोला महंगाई खत्म करने के नाम पर मुसल्लत हुआ, लेकिन ध्यान अपने मुकदमात खत्म करने पर दिया। इस हुकूमत ने आवाम पर महंगाई की वो क़यामत ढाई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसीलिए अब इंतखाबात से फरार सबसे बड़ा मकसद है। मुखालिफिन को डराना धमकाना और मुकदमात में फंसाना अव्वलीन एजेंडा। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इसी एजेंडे के खिलाफ ऐलान बगावत किया। डिक्टेशन लेने से इनकार करते हुए ओहदे से इस्तीफा दिया। आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि वो किसी की ख्वाहिश पर मुकदमात नहीं चला सकते। चेयरमैन नैब का इस्तीफा आने की देर थी कि चेयरमैन PTI इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की नैब तलबी के नोटिस खबरों की जीनत बन गए। अंधेर नगरी देखिए कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं लेकिन तोशा खाना की तहकीकात के लिए नैब टीम को दुबई भिजवाने के लिए हुकूमती खजाने में कोई कमी नहीं। ऐसे में मामला किस तरफ जाएंगे, इसी से हम आगाज़ करेंगे। आज हमें हमारी टीम का सैयद मुजम्मिल शाह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको वेलकम करता हूं बोल में और सदीक जान मेरे साथ होंगे, लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है लतीफ़ खोसा साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब बहुत शुक्रिया। ये जो हम देख रहे हैं अब सदर ममलकत की तरफ से भी तारीख का ऐलान आ गया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि नहीं बहस है जी ये गलत है। और जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख तो उन्होंने दी है। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, कौन सही है कौन गलत है? देखिए, मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान ने जो लिखा है, उन्होंने न सिर्फ ये कि 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा, 1 मरतबा उन्होंने जवाब देना ही मुनासिब न समझा और दूसरी मरतबा जो जवाब दिया वो तज़हीक आमेज था एक ऐसे मनसब के खिलाफ जो रियासत खुदादार पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसकी इज्जत और तकरीम को मलहूज रखते हुए इलेक्शन कमीशन को तशरीफ लाइएगा मशावरत के हिसाब से करना मकसूद है, तो उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी ये बनाना रिपब्लिक में तो तसव्वुर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में एक आईनी जहां ढांचा मौजूद है
उस निज़ाम में मुझे समझ नहीं आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे ये जसारत की। और फिर अगर सदर पाकिस्तान जिन्होंने हल्फ उठाया है रियासत की जो है आइन के जो है तहफ़्फ़ुज़ करने का, कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, तो वो उन पर वाजिब और लाजिम हो गया कि वो सेक्शन 57(2) इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वो जो है इलेक्शन की तारीख दें। और उसमें जो 57(2) है इलेक्शन एक्ट का, वो सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है कि वो कोई तारीख या तारीखें वो इनायत करें इलेक्शन के लिए और जनरल इलेक्शन के लिए। जाहिर है कि ये जो तशरीफ फरमा रही है अपना वफाकी हुकूमत, जिनके वो माशाअल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब भी इस वक्त आईनी वो एक्सपर्ट बन गए हैं, और वजीर कानून जो मेरे शागिर्द हैं उनको ये तो मैंने नहीं सिखाया था कि वो गलत तशरीह उसकी करें, लेकिन उन्होंने तो कहा कि ये इन्होंने आइन को ही एब्रोगेट किया है। ये वो आर्टिकल 6 की तरफ सदर पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़े हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसी वफाकी हुकूमत है और कैसे ये वजीर कानून और वजीर दिफा है जो इस तरह की तशरीहें कर रहे हैं। देखें, आइन में कोई ऐसी चीज नहीं है तारीख कौन देगा, कानून ही के ताबे होता है, और कानून में सिर्फ सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार है कि वो उसको दें। और ठीक है कि आर्टिकल 105 अगर देखें तो जो गवर्नर साहब 112 में जब एडवाइस मिलती है और 48 घंटे के अंदर वो पाबंद होते हैं कि उस असेंबली को तहलील करें, और 48 घंटे में नहीं करते तो वो डीम्ड टू हैव बीन वो डिसॉल्व। तो डीमिंग का मतलब ये है कि अगर नहीं भी वो करते तो उन्हीं की तस्वर की जाएगी कि इन्होंने तहलील का हुक्म कर दिया है। तो इसलिए इसमें कोई इबहाम नहीं है जो गवर्नर साहब फरमाते हैं, क्योंकि मैंने तो दस्तखत किए नहीं है, मैंने तो तहलील की नहीं है, तो मैं क्यों तारीख दूं नए इलेक्शन की। ये मजाक करने के मुतरादिफ है आईन से, और खिलवाड़ है ये। 90 दिन का जो तायन किया गया है, 45 दिन से ज्यादा ऑलरेडी गुजर चुके हैं। 40 दिनों का प्रोसेस मिनिमम होता है जब आप इलेक्शन, अब सदर पाकिस्तान ने जब तारीख दी है तो इसके 7 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना पड़ेगा, उसके अंदर कागजात नामजदगी मंगवाएंगे। आप सदर के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं मुज़म्मिल? आपका अब ये जिस तरह से आपने कहा कि सदर के खिलाफ ही तनकीद हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की, कायरा साहब का मौक़िफ़ ये है कि 52B की वायलेशन प्रेसिडेंट ने कर दी है। आपको लगता है कि ये इकदाम उसके अंडर फॉल करता है? 52B वायलेट कर दिया है सदर पाकिस्तान ने? देखिए, हर बंदा इस वक्त आईनी माहिर बन गया, ज्यूरिस्ट बन गया, बिना पढ़े वो फतवे देना शुरू कर दिए हैं हमने। ये उनकी जाती राय होगी, जाती राय का मैं एहतराम करता हूँ, हर एक को हक है कि वो अपनी जाती राय दे, लेकिन मैं फिर खुदारा विनती करूंगा कि जरा कम अज कम पढ़ तो लें। जिस शिक की आप बात कर रहे हैं जरा उसको पढ़ तो लें। और मुसीबत तो ये है ना कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो मैं नहीं चाहता कि वो ये मुतसबर करें कि मैं कोई ओवर रूल कर रहा हूँ या उनकी तजहीक मकसूद है। उनके बसद एहतराम कायरा साहब की जाती राय होगी, ये कानून की मंतहा नहीं है ना आइन। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ थे और बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने हमें वक्त दिया। जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने अभी बताया कि हर कोई आइनी और कानूनी माहिर बन चुका है और हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन ये इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गया कि अब होगा क्या। और इसी बारे में पाकिस्तान के सबसे नामवर आइनी और कानूनी माहिर इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इत्तेज़ाज़ साहब बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त हर तरफ बहस है, तो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जिन्होंने लिख कर दिया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे अहम मामला सामने आया है, ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ कि इमरान खान साहब को भी तोशाखाना केस में उनकी अहलिया को, शामिल कुरैशी, फवाद चौधरी, इन सबको ना सिर्फ तलब किया जा रहा है बल्कि यूएई टीम भी जाएगी, नैब की टीम यूएई चली जाएगी, ये आफ्ताब सुल्तान साहब के जाने के साथ ही। लेकिन ये जो नैब में तरामीम हो चुकी हैं, उसके बाद आप इस सारे केस को, ये इस्तीफे को किस तरह देखते हैं? देखिए, नैब तो बना ही इदारा
इम्तियाज के लिए था, और ये इम्तियाज किया जाएगा तोशाखाना में इमरान खान पे और वजन डाला जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, और किसी और पे जो 4-5 साल निभा गए हैं नैब के साथ और अब लंदन बैठे हुए हैं बड़े मजे से, वो उनके लिए और पैमाना होगा। और ये तो बड़ी इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा, इनका नुकसान होगा। और तोशाखाना में भी मैं आपको बताऊं 2-3 ऐसे इल्जाम लगाए हुए हैं इन्होंने इमरान पे। एक मिसाल के तौर पे टिरियन वाइट का है। अब मैं समझता हूं कि वो ऐसा इल्जाम है जो पाकिस्तान में अदालत को थ्रो आउट करना चाहिए, उसको बाहर फेंकना चाहिए ऑन ग्राउंड के ये एंटी सोशल है, ये सोसाइटी में एक तजाद और नई तबाही लाएगा। उसकी मैं वजह बताऊं। टिरियन तो बैठी है अमेरिका में या लंदन में, कैलिफोर्निया में या लंदन में, वहां ये कोई इतनी मायूब अब बात नहीं रहेगी। किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, पसंद हो ना पसंद हो, वहां नाजायज औलाद होना कोई इतना मसला नहीं है। और लोग बताते रहते हैं कि ये मेरा बाप है जो मेरी माँ से शादीशुदा नहीं है, पर प्राउडली बताते हैं। तो वो एक माशरा एक और लेवल पे चला गया। पर हम क्या हैं, हम तो अभी 5वीं सदी में है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होगा अगर इमरान खान के खिलाफ ये इल्जाम टिरियन वाइट वाला कुछ देर कोई सीरियसली ले लेते ये अदालत, और सुना अहमद फारूक आमर फारूक साहब बहुत इसको सीरियसली ले रहे हैं, और वो कोई ऑब्जर्वेशन दे देते हैं इमरान खान के खिलाफ कि ये नाजायज औलाद है। अब इमरान खान तो पे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, आप ये फर्ज करें कि वो लड़की पाकिस्तान में रहती हो जी, उसके जिसके बारे में कह दिया है कि ये नाजायज औलाद है, वो पाकिस्तान में रहती है। और पाकिस्तान का माहौल आप देखें कि यहाँ तो हम मॉब लेके जाते हैं, घर जला देंगे कि इसमें एक औलाद है, उसको उठा के कुएं में फेंकेंगे, कुएं पे ऊपर से ईंटें मारेंगे, मॉब लिंचिंग होगी। और उस खातून जिसके बारे में ये इल्जाम होगा कि ये माँ है, उसकी भी मॉब लिंचिंग होगी। और हुआ क्या होगा कि एक ऐसे केस में जिसमें ना फरीक है वो बेटी, ना फरीक है वो माँ, उनको सजा दी नहीं जा सकती, पर उनको अदालती सजा से ज्यादा माशरती सजा दी जाएगी। उनको घर से उठा के लेके जाएंगे उस बच्ची को वहां, और वो लड़का जब उसको एक लफ्ज, यही लफ्ज मैंने जी अभी कहा है, ये मैं वैसे दोहराना नहीं चाहता, पर अगर उसके क्लास फेलो सारे 8 साल के बच्चे को ये कहना शुरू कर दें कि तुम नाजायज हो, बल्कि वो हे से जो हलवे वाली हे से नाम शुरू होता है, वो उसको हर बच्चे को कहना शुरू हो, तो अपने आप को घर आके बाप का पिस्तौल लेके गोली मारेगा। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। आप भले इमरान खान को तोशाखाने में कन्वर्ट कर लें, आप उसको फॉरेन फंडिंग में कन्वर्ट कर लें, हालांकि वो कहता है कि उसके पास सब रसीदें 40-50 हज़ार रसीदें जो जमा कराई हैं, और जो लंदन बैठे हुए हैं यहाँ से भाग के, और उन्होंने कोई रसीद नहीं जमा कराई, कोई मनी ट्रेल नहीं दी। तो पर आप उसको इमरान खान को उसको फांसी लगा दे, टांग दे, आप तोशाखाना में जो सजा देनी चाहते हैं दे। लेकिन टिरियन वाइट वाले केस को अदालत को चाहिए कि उसको कहे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, ना सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ठीक, पर ये एंटी सोशल है, और इसलिए
हम इसको डिसमिस करते हैं। सही, इससे माशरे में बड़ी तबाही आ सकती है। बिल्कुल। मुज़म्मिल एतजाज़ साहब, एक सवाल नैब के हवाले से अब आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है कि जो अमेंडमेंट लॉज हैं उसके बाद वैसे ही जो उनकी डिस्क्रिशन थी वो इतनी कम रह गई, उनके परों को काट दिया गया और एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी, एक मखसूस रकम से नीचे करप्शन पे केस नहीं बन सकता, रिमांड का टाइम कम कर दिया। ये सारा कुछ देखते हुए एक आर्ग्यूमेंट ये शुरू हो रहा है कि नैब को होना ही नहीं चाहिए स्क्रैच से। डू यू बाय दैट आर्ग्यूमेंट कि वाकई नैब को डिसॉल्व ही कर दें अगर इतना ज़्यादा लिमिट कर दिया उनको? तो नहीं, नैब को अगर इतना लिमिट कर दिया तो वैसे चाहिए तो वो खत्म हो गया। उसकी एक इंडिपेंडेंस जो थी और होनी चाहिए थी। कानून हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि कानून एक बड़ी शफाफ और सफेद और साफ सुथरी नीयत होती है कानून में, और उसको जो नाफिज करने वाले होते हैं उनकी नीयत नहीं होती। अब नैब ऑर्डिनेंस के साथ भी ये हुआ। नैब ऑर्डिनेंस ने कहा, एक कह दिया है कि जिसके असासे उसकी आमदन से ज्यादा होंगे वो नैब साबित करेगी कि उसने कहाँ से पैसे बनाए। वो कैसे बता सकती है? 1886 बिल्कुल। अच्छा चलिए, एतजाज साहब शायद बात मुकम्मल करना चाहिए। एतजाज साहब जी, आप बात मुकम्मल करें। एतजाज साहब जी, 1886 में एक एंटी करप्शन एक्ट आया, एक 1947 में एंटी करप्शन एक्ट आया, एक एहतसाब एक्ट खुद मियां नवाज शरीफ ने बनाया और 1997 में उसको किया। एक मुशर्रफ ने ये बनाया एहतसाब ब्यूरो, एहतसाब ब्यूरो, यही जो नैब ऑर्डिनेंस, चारों में ये कानून यही था कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा है तो ये मुझे बताना है, ये मनी ट्रेल मैंने देनी है। ठीक है। अब एक मनी ट्रेल नहीं दी, सही गई एवन फील्ड अपार्टमेंट की, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की जी। अच्छा। एक मनी ट्रेल कहा ये है मेरे असासे जनाब स्पीकर, और एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। सही सही। तो यहाँ पाकिस्तान में नैब के तो लॉ को वैसे ही बिल्कुल सही ब्लू लेटर लॉ कहते हैं, जिससे कोई अमल दरामद ना हो। इत्तेजाज, आपका तो बड़ा जुमला बड़ा मशहूर हुआ, आपने कहा हाथ की हथेली के तरह से ये केसेस हैं। सिद्दीक जान, आपका सवाल। एजाज साहब, ये बताइएगा कि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आप बहुत रेलिवेंट शख्सियत है इस पर बात करने के लिए, कि आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि अब पाकिस्तान बार कौंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उन्होंने मुतालबा किया है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो स्टेप डाउन कर दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान बार कौंसिल अचानक क्यों इतनी एक्टिव हो गई है और मैदान में आ गई है? पाकिस्तान बार कौंसिल हमेशा जरा इस मामले में सियासी रही है, और वो सियासी और जमाती जो मुफादात है उनको तो ज़्यादा प्रेफर करती है और उन पर ज़्यादा चलती है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल के मैं इस मामले पे मुझे नहीं मालूम कि कोई बयान आया वो 90 दिन वाली इलेक्शन का, उस पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई मौक़िफ़ नहीं लिया। और ये 90 डेज वाला जो एक बिल्कुल जिससे फरार है ही नहीं, मफर है ही नहीं, क्योंकि आइन ये नहीं कहता, आइन ये नहीं कहता कि 90 डेज, विद इन 90 डेज आप इलेक्शन कराएंगे, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज होंगे। आइन कहता है कि आप इलेक्शन जो कराएंगे फ्रॉम द पोलिंग डे इन नॉट मोर देन 90 डेज, नॉट मोर, नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91 दिन नहीं हो सकते। ये जब आप इसको नफी के सीगे में कहते हैं जी, तो ये ज्यादा इंपेरेटिव हो जाता है। बिल्कुल सही कि भाई 91 दिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आपको पता नहीं याद हो, आप नौजवान हैं जी। पर हुआ ये था, पाकिस्तान टूटा किस बात पे था, और उसको नजर में रखा है इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए सही, और ये इलेक्शन लॉज बनाने के लिए। पाकिस्तान में ये था कि याया खान जी कहता था इलेक्शन कराऊंगा, डेट नहीं था देता इलेक्शन। यानी ऐसे मामलात में ही जब देर की गई तो मुल्क दो लख्त हो गया था। सब बहुत अहम आपने बातें की हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर भी होता है कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं 90 दिन से ऊपर हो जाए तो कुछ सज़ा या कुछ और बात नहीं की गई। मुझे चूँकि ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले रहे हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अब पता चला। पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मोतबर आईनी और कानूनी माहिर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी और अपनी राय वो दे रहे थे। सिद्दीक, आपका सवाल। एतजाज़ साहब, मैं दो सवाल हैं एक साथ कर देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी आपको बड़े गौर से सुनते हैं और हम भी आपसे सीखते हैं। सर, दो सवाल मेरे ये हैं। एक तो सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख तो दे दी है, लेकिन कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं और एक वकील भी हैं, उनका ये कहना है कि सदर ने गैर आईनी काम किया है। साथ ही वो ये कहते हैं कि आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर क्या होगा। और साथ दूसरा सवाल सर आपसे ये भी कर लेता हूं कि ये ऑडियोज़ वाला मामला बड़ा संगीन हो गया है कि आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो ऑडियो टेपिंग है और अब जो अदलिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिद्दीक जान साहब, बात जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बहुत ही गलत और खराब हो चुकी, और इसमें जो ये चीज है जो सदर ने खत लिखा है, अब सदर का इख्तियार, मैं आपको अर्ज करूं कि सदर के पास इख्तियार नहीं है इस पे फैसला करने का या हुक्म देने का। उसकी वजह यह है कि सेक्शन 57 जो मातहत कानून का, जो आइन से मातहत है, वो कहता है कि द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन मे अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन। अब ये मान लिया कि सदर साहब ने कंसल्टेशन की कोशिश की है, वो जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी मुझे समझ नहीं आती। वो हर किसी को ही गुलामी किसी की कर रहा है, जाहिर है, पर बाकी हर किसी को वो खातिर में लाने को तैयार नहीं है और ना उनकी बात सुनने को। सदर पाकिस्तान को उनको खत लिखता है तो इतना तुर्श जवाब देता है। सदर पाकिस्तान का हक है जिसको चाहे खत लिखे, ये उसको नहीं रोका जा सकता। सदर पाकिस्तान जिससे कंसल्ट करना चाहे, ये उसको नहीं रोका जा सकता। सदर पाकिस्तान मशवरा देना चाहे गवर्नमेंट को, ये उसको नहीं रोका जा सकता। सवाल यह है कि क्या सदर इस केस में कोई फैसला कर सकता है, तो वो उसका जवाब ये है कि नफी में है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब सेक्शन 1 वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। अब फंक्शन उसने अगर डेट देनी है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सदर के पास अपना कोई इख्तियार ही नहीं है। वो मलका बरतानिया की तरह है। मलका बरतानिया अपने बच्चे की औलाद की शादी नहीं कर सकती जब तक आप इजाजत न दे। अब ये होता फॉर्मल है, वहाँ सही, यहाँ फॉर्मल होता है। जिस शहजादे ने फैसला कर लिया कि मैंने फलां लड़की के साथ शादी करनी है, उसकी शादी हो जाएगी। हालांकि अगर वो मलका बरतानिया इजाजत न दे तो उसकी शादी फर्स्ट है, क्योंकि मलका इज द हेड ऑफ द चर्च। पर ये फॉर्मेलिटी है। अब ये जो वजीर आजम ने कहना है, सदर बाउंड है उसका, सदर ये जो वो सदर पाबंद है।
ठीक। अब वजीर आजम में अगर 9 अप्रैल का ही होती तो 9 अप्रैल हो जाती। सही। मैं समझता हूँ इसमें जी। जो चीज जो बात है कि एक ये जो PML 9 है, नून है, ये दरअसल इलेक्शन से भागना चाह रही। वो कितना भाग लेंगे? 90 दिन से सदर या अदालत 92 दिन कर देगी, 100 दिन कर देगी। ज्यादा तो नहीं आगे भाई जा आप सकते। इतने डरे हुए हो और इमरान खान को इतना हवा बना दिया आपने कि लोग समझ रहे हैं कि ये 11 पार्टियां ये उससे खौफजदा और डरी हुई है। ठीक है। और इनकी जान निकलती है अगर इलेक्शन का सोचते हैं। सही है। और आप जी गवर्नमेंट सारा हर कुछ वो कर रही है जिससे इलेक्शन ना हो। आप देखेंगे एतराज है कि गवर्नर ने दस्तखत कर डेट अपॉइंट कर दी है, कि प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है, कि इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। भाई डेट अपॉइंट एक सूरत में तो गवर्नर ने कर दी है, दूसरी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कर दी। ठीक है। यानी काफी अब ये कॉम्प्लिकेटेड बड़ा बना दिया है इस सारे मामले को। गवर्नर ने कर दी है जी। ठीक जी। और आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कर। ठीक है। इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। एतजाज साहब ये बिल्कुल सर। जी जी सर कंप्लीट कर लीजिए सर। चलिए आप कंप्लीट कर लें। जी जी सर। दूसरी बात, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या पाकिस्तान में कोई भी है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस है, वो प्राइम मिनिस्टर है, एक्सेप्ट द जुडिशरी चीफ जस्टिस के, ऑल अथॉरिटीज, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शैल ओबे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल सही। इसमें कोई उदाहरण ही नहीं है। जिस तरह ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस शैल ओबे द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द कोर्ट, वो ये है उसमें आर्टिकल 190 में। सही। दूसरा 218 सब क्लॉज 3 में वाज़ेह है कि हर किसी ने ओबे कर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कराने, वो इलेक्शन शुरू करता है और कहता है ये दिन रेंजर्स वहां आके खड़ी हो। सही, उनको ओबे करना होगा सारे। बड़े अच्छे तरीके से एतजाज साहब ने वाज़ेह कर दिया। एक और सवाल है सर एतजाज साहब, कोर्ट्स के हवाले से भी जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बगैर प्रेसिडेंट ऐलान नहीं कर सकता, जब मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता होता है तो इलेक्शन कमीशन का स्टांस ये है कि मामला सब जुडिशल कोर्ट्स में है, इसीलिए आप अभी इस पर हमसे अपडेट नहीं ले सकते। ये स्टांस जो है वो लॉजिकल है। और दूसरा ये भी कि जो बात की जा रही है प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के हवाले से, PDM का मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि आर्टिकल 6 लग जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर अगर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट किया। आपको लगता है कि लेटर लिखना एक सेरेमोनियल ओहदे की तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है? नहीं, ये इसमें कोई आर्टिकल 6 नहीं लगता उसे। आर्टिकल 6 कहाँ लगता है, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 6 का मकसद क्या है? आर्टिकल 6 का मकसद ये है कि वो हालात जो याह्या खान के टेक ओवर से, जो अयूब खान के टेक ओवर से, और उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया कि ये मौसम माजी होगा, या ज़िया-उल-हक के टेक ओवर या मुशर्रफ के टेक ओवर से, जब आप एक हुकूमत को खत्म कर देते, उसको जगह उस हुकूमत को उस हुकूमत को आप उसकी जगह आईनी हुकूमत की जगह खुद बैठ जाते हैं, तो आप पे आर्टिकल 6 लगता है। अब इस मामले में जो आर्टिकल 6 हर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन पे नहीं लगता कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गई है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स तो रोज वायलेट होते रहते हैं, लोग अदालतों में खड़े होते हैं। मेरे घर को गिरा दिया कमेटी वालों ने, तो इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। बट अगर आप कहें कि मैं पंजाब हुकूमत हूँ, मैं सिंध की हुकूमत हूँ, और सिंध की हुकूमत को आप बाहर रखते हो, खुद बैठे हो, यहाँ आर्टिकल 6 लगता है। हाई ट्रीजन मतलब मुख्तलिफ चीज है। फौज करे या सिविलियन करे, ये केयर टेकर जो केयर टेकर है, ये जब इलेक्शन का वो पीरियड 90 दिन
का गुजर जाएगा और 21 दिन जी। जब ये गुजर जाएगा तो ये पैरूपीय होंगे। अच्छा, यानी इन पर आर्टिकल 6 आ सकता है। पैरूपियों का होगा। इन पर आर्टिकल 6 आ और सकता ये है। कतन अच्छा इतना सब जो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सही, सदीक जान का जो सवाल था सर, वैक्यूम आ जाएगा। सही, जो ऑडियो और इन पे आर्टिकल 6 लगेगा जी, जो ऑडियोज वाला मामला है सर, उस पर आपकी क्या राय है? इमरान खान साहब ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को, तो उस पर आपकी क्या राय है? सदीक जान का जो सवाल था दूसरा। देखो, अदालतों को खत नहीं लिखने चाहिए। अदालतों को खत नहीं लिखे जाते। अदालतों को दरखास्त दी जाती, और अदालतें अगर खत पे नहीं नोटिस लेती तो वो मतलब को हैरत, मुझे तो हैरत नहीं होती। मुझे जो खाता है भाई, एक तरीका है, सलीका है उसका बनाया हुआ है कि आप एक फॉर्म में एक खास तरीके में और उस एक खास इबारत में आप दरखास्त दें अदालत को, और आप एक खत लिखने गए माय डियर चीफ जस्टिस। ये माय डियर चीफ जस्टिस वाली बात नहीं है। आप अगर सीरियस हो, आप बाकायदा दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट टेक अप करेगी उसको, बिल्कुल टेक अप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि 90 दिन से ज्यादा हो नहीं सकते, नॉट मोर देन 90 डेज। आप ये इसका उनको ये भी तो मालूम है कि इसकी बैकग्राउंड जो थी, और जो बहस हुई असेंबली में इससे, हफीज बिरज़ादा ने बहस जो की, वो आप उसकी वो कानून को अगर उसकी तशरीह करनी होती है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बुनियाद होती है कि जो असेंबली में जब वो कानून पास हो रहा था तो वो बहस क्या हुई, वहाँ बहस की हफीज बिरज़ादा जो कि वो कर रहे थे पायरेट इस कॉन्स्टिट्यूशन को 73 की, उसने कहा जी ये याह्या खान ने क्या किया। याह्या खान उस वक्त ताले के पीछे था, जेल में था जी, और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। हफीज बिरज़ादा ने कहा जनाब इसने क्या किया, इसने पहले इलेक्शन नहीं कराए, पोस्टपोन करता रहा। मार्च 69 से ये 90 दिन 60 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, ये ले गया है दिसंबर 1970 को। जी। पौने 2 साल इसने इलेक्शन ही नहीं कराए। सही। और फिर जब इलेक्शन हो गए इसने असेंबली नहीं बुलाई। अब आइंदे इसलिए रखा कि इलेक्शन के लिए नॉट मोर देन 90 डेज, और उसके बाद क्या करा कि Parliament shall meet on the 21st day after the poll. Shall meet on the 21st day after the poll, unless sooner summoned by the president. यानी president चाहे तो पहले समन कर सकता है। ठीक है। और 21वें दिन पार्लियामेंट जाके बैठेगी और क्या करेगी? अच्छा, पहले स्पीकर को इलेक्ट करेगी, दोम इलेक्ट करेगी डिप्टी स्पीकर को, और सोम वो कहते हैं विदाउट एनी अदर बिजनेस It shall proceed to elect। सब आपकी इजाजत से एक सवाल सर, वो रह जाएगा, टाइम कम है। ऑडियोज वाला जो अब जजेस की ऑडियोज और ये सारा कुछ हो रहा है, इस पर भी बड़ी तशवीश है हर तरफ, उस पर आप क्या कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? कौन ये ऑडियोज रिलीज कर रहा है, किस मकसद के लिए कर रहा है, क्या इससे अदलिया पर दबाव आएगा? देखिए, एक चीज तो आप पहले हमें जाना चाहिए उस पर जो मैंने खुद बात की या आपने खुद बात की या किसी ने खुद बात की। एक लाइब्रेरी, मेरे पास एक लाइब्रेरी है और मेरे से नॉटी प्ले करने की कोई कोशिश ना कर। मेरे पास आप सबकी टेप्स है। ये किसने कहा सबसे पहले? किसने ये दावा किया? मरियम बीबी ने अरशद मलिक के केस। अरशद मलिक की जब उन्होंने वो वीडियो दिखाई, मैं इत्तेफाक से बैठा देख रहा था टीवी। जो ही उन्होंने खत्म की, मुझे एक टेलीफोन आ गया स्पीकर के तौर पे। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा ये बीबी अगर ये इनकी टेप दुरुस्त है, जेन्युइन है, तो ये नवाज शरीफ को एक दिन बाहर ले आएंगे, एक दिन में। ये सुबह जाएंगे अदालत में पेश करेंगे टेप और दलेरी से कहेंगे इसका करंट करो। ठीक।
आज तक क्या वो अरशद मलिक की टेप किसी अदालत में पेश की गई? नहीं सामने आई। उसके बाद वो किरदार ही सर मुल्क से चला। एतजाज साहब माजरत, हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।